जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ दिनों से हमने मैराथन सेशन स्टार्ट करें। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर इंडियन हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा पोर्शन है, वहां से क्या पढ़ना है। ऑल दो इंडियन हिस्ट्री बहुत डीप है, उसमें मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसको पढ़ने में। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एज सच जो चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं 2-3 वो कवर कर लो। इससे पहले भी एक मैराथन सेशन है और आज वाली वीडियो देख लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देयर आर 20 क्वेश्चंस इन दिस टुडेज लेक्चर। पहले आप खुद इन क्वेश्चंस का ट्राई करेंगे, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन साथ में दूंगा उसको इन शॉर्ट अपनी कॉपी में लिख लेंगे और एग्जाम में जाने से पहले आप इसको जरूर रिवाइज कर लेना। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, one of the major events of Ashoka's reign was the convening of Dash Buddhist Sangh Council in 250 BC इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। तो एक तो इस क्वेश्चन में ही बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, अशोका के समय में सबसे बड़ा इवेंट हुआ था, मतलब बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ना, उसमें से एक बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम में हुई थी। कब हुई थी? 250 BC में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सिलेबस में कल्चर भी है और हिस्ट्री भी है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में देखो तो बुद्धिज्म इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपके पिछले पेपर्स में मैंने आपको जो पीवाईक्यूज वाला सेशन लिया था उसमें बताया भी था कि इससे क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो कैपिटल पाटलिपुत्रा में कौन सी काउंसिल हुई थी जो अशोका ने कन्वीन कराई थी? ठीक है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड या फर्स्ट, तो कौन सी हुई थी अशोका के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल? आई होप आपने इसका आंसर ट्राई करा होगा। देखो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोका के टाइम में। आपको चारों की चारों जो काउंसिल हुई हैं बुद्धिस्ट की काउंसिल, वो पता होनी चाहिए किसके टेनवर में हुई हैं, उसमें डेट कितनी थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको सारा रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार आप लिख लो वहां पर, ठीक है, नोटबुक में लिख लो। सबसे पहली आपकी हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूं, देन वी हैव सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, देन वी हैव थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड देन वी हैव फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सबसे पहली कब हुई थी? 483 BC, मतलब बिफोर सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद 483 में सबसे पहली हुई थी, 483 में। उसके बाद सेकंड हुई थी 383, इसके साल बाद, ठीक है, 383 BC में। उसके बाद वाली हुई थर्ड वाली 250 BC में, जो अशोका के टाइम में हुई थी। और ये सारी BC में चल रही हैं, ठीक है, BC में चल रही हैं। और जो फोर्थ वाली हुई थी वो 72 AD में हुई थी, जो कहां पर हुई थी? कश्मीर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहली वाली कहां पर हुई थी? राजगढ़ में, ठीक है, राजगृह या राजगीर में हुई थी सबसे पहले। ये मौर्यास की कैपिटल थी पहले। देन वी हैव वैशाली। फिर सेकंड वाली कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। थर्ड वाली कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। थर्ड वाली कौन सी हुई थी? ये अशोका वाली कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और फोर्थ वाली कहां पर हुई थी? फोर्थ वाली हुई थी कुंडलवन में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन, ये याद रखना, कुंडलवन इज इन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। किसने करवाई थी? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अजात शत्रु ने करवाई थी। किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने करवाई थी। पहली वाली किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने। दूसरी वाली कराई थी काल अशोका ने, काल अशोक ने कराई थी। काल अशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। थर्ड वाली अशोक ने करवाई थी, थर्ड वाली अशोक ने करवाई थी। एंड फोर्थ वन इज कनिष्क। देखो यार, इसको याद करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो, पहली अजात शत्रु की याद रखो, फर्स्ट अजात शत्रु, ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, उसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। दूसरी काल अशोक, फिर काल कार्दो अशोक, ठीक है, दूसरी काल अशोक, फिर काल कार्दो अशोक, अशोक की तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। और फोर्थ वाली कनिष्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क कुशाना डायनेस्टी तो आपको पता होना है, उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। अब कई बार ना अगर डिफिकल्ट करना हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करना हो इसमें से, तो वो पूछ लेता है उसको चेयर किसने करा था। इन्होंने तो करवाई थी, इनको बोलते हैं पैटर्न। पैटर्न होते हैं जो करवाते हैं, ठीक है, जो मतलब पैसा खर्चेंगे। चेयरमैन होता है, उसको होस्ट किसने करा था। तो देखो, जो पहली थी ना, जो पहली राजगीर वाली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसको होस्ट करा था महाकश्यप ने। किसने करा था? महाकश्यप ने। तो पहली वाली को किसने होस्ट करा था? महाकश्यप ने, ठीक है। सेकंड वाली को होस्ट करा था सबाकामी ने। किसने होस्ट करा था? सबाकामी ने। सेकंड वाली को होस्ट करा था सबाकामी ने, ठीक है, जो वैशाली में हुई थी। थर्ड वाली को जो अशोका के टाइम में हुई थी, उसको होस्ट करा था मगलीपुट्टा तिस्सू ने। मगलीपुट्टा तिस्सू ने, मगलीपुट्टा तिस्सू ने। देख, इनके स्पेलिंग्स में मत जाओ, बस इसको एक बार थोड़ा ना अपने आंख से निकाल दो ताकि पेपर में आए तो आप मार्क कर लो। तो थर्ड जो हुई थी उसको चेयर किसने किया था? मगलीपुट्टा तिस्सू ने। और जो फोर्थ हुई थी कनिष्क वाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चेयर करा था वसुमित्र ने। वसुमित्र, जिसको अश्वघोष भी कहते हैं, इसने करा था, ठीक है, अश्वघोष भी कहते हैं, इन्होंने करा था। तो ये आपने याद रखना है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC राजगीर में हुई थी, अजात शत्रु ने पैट्रनाइज करा था और महाकश्यप ने चेयर करा था। सेकंड वाली वैशाली में हुई थी, काल अशोक। देन
किसने इसको करा था, चेयर करा था सबागामी ने। थर्ड वाली पाटलिपुत्र अशोका, मगालीपुट्टा तिस्टू। एंड फोर्थ वन इज कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क ने पैटर्नाइज करा था और वसुमित्र और जिसे अश्व घोष भी कहते हैं उन्होंने इसको क्या करा था, चेयर करा। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ जैन काउंसिल भी थी, वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर को जाके देख लो, मैराथन सेशन में ही पढ़ा होगा तो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाली पॉलिसी किसने लाई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आई थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, तो ये किसने लाई थी, लॉर्ड लिटन ने, डलहौजी ने, वेलेस्ली ने या लॉर्ड कैनिंग ने। तो किसने लाई है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाली पॉलिसी। इसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल कोई भी राजा है, अगर लॉर्ड डलहौजी की ये पॉलिसी थी, पहली बात तो ये किसकी पॉलिसी थी, लॉर्ड डलहौजी की, ये याद रखो। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की 1848 से लेकर 56 का इसका टेनवर था, ये टेनवर भी याद करो। डलहौजी का क्या टेनवर था, 1846 से लेकर 1856 के बीच में। ठीक है, 48 से लेकर 56 के बीच में। इसमें क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई राजा है, उसका कोई अगर लीगल हायर नहीं है, मतलब अपना बेटा नहीं है, तो वो जो अडॉप्ट करेगा बेटा, अडॉप्ट को लीगल हायर नहीं मानेगा, मतलब अडॉप्टेड सन को जो है पूरी प्रॉपर्टी जो है राज्य की वो नहीं जाएगी, सिर्फ उस राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली इसी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई वाला हुआ था, गंगाधर राव का जो है वो उनको उनके बेटे को कंसीडर नहीं किया था गंगाधर राव की डेथ के बाद, तो उसी से इशू बना था। तो बेसिकली ये लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखनी है। ठीक है, और डलहौजी के टाइम में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इसकी पॉलिसी थी, रेलवेज इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में। ठीक है, आपको पता है ना पहली रेलवे 1853 का टाइम, तो 1853 किसके टेनवर के बीच में आ रहा है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आ रहा है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो पहला टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाला सिस्टम जो था वो भी इसके टाइम में आया था। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की 1905 में, उस टाइम कौन था, पार्टीशन हुई थी जब बंगाल की 1905 में, उस टाइम पे कौन वाइसराय था, बेसिकली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कौन था, लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। एक तो इनके साथ लॉर्ड नहीं लगना चाहिए, कर्जन था। ठीक है, कर्जन था 1905 में जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, उस टाइम पे कौन वाइसराय था, कर्जन था। ये चीज आपको एग्जाम में पूछता है। उसके बाद पूछेगा आपको 1947 में जब हम आजाद हुए तब कौन था वाइसराय, माउंटबेटन। तब कौन था, माउंटबेटन। ये दो तीन ना नाम याद कर लो। सबसे पहली बात 1905 में जब पार्टीशन हुई थी तो कर्जन था। ठीक है, इनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों देनी है। 1905 में जब पार्टीशन हुई थी कर्जन था, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तब माउंटबेटन था। कौन था, माउंटबेटन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद ये बाकी भी देख लेते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है अगर, तो कैनिंग को कवर कर लेते हैं। देखो कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आपको पता है 1848 से लेकर 56 तक इस टाइम पे कौन था, डलहौजी था। अभी देखा 1848 से लेकर 56 तक डलहौजी था। उसके बाद होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 रिवॉल्ट का एग्जाम है, ये पूछता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे कौन था, बेसिकली गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, कैनिंग था। कैनिंग था, याद रखना कैनिंग। कर्जन से कंफ्यूज मत होना, कर्जन था जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की 1905 के टाइम पे, कैनिंग था कब, 1857 के टाइम में जब रिवॉल्ट हुई थी, वो ये चीज आपने याद रखनी। तो कैनिंग कब था, जब 1857 की रिवॉल्ट हुई थी तब कैनिंग था। ये पॉइंट आपने याद रखना, इसमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लिटन का देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिटन के टाइम में क्या हुआ था, एक ही क्वेश्चन पूछता है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, कौन सा एक्ट आया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। तो एग्जाम में कभी पूछे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया था, तो वो लिटन के टाइम में आया था। ठीक है, ये वेलेस्ली जो है ना, वेलेस्ली के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। वेलेस्ली के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो सब्सिडरी अलायंस थी, ये पॉलिसी किसने लाई, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स डलहौजी की थी, सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी किसने लाई थी, वेलेस्ली ने। सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी में ये होता था कि फॉर एग्जांपल ये पता क्या बोलते थे ब्रिटिशर, ये ब्रिटिशर जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा होते थे उनको बोलते थे आप अपनी आर्मी नहीं रखोगे, हम अपनी जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं वो आपके एम्पायर में खड़ा कर देंगे और आप हमें पे करते रहना। तो बेसिकली उनकी आर्मी को ही खत्म कर दिया इन्होंने एक तरह से इस पॉलिसी से, सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी में। ये किसने लाई थी, वेलेस्ली ने लाई थी। सर बहुत कुछ पढ़ा रहे हो, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, देखो ध्यान से सुनो। डलहौजी आया 1848 से लेकर 56 के बीच में। ठीक है, उसके टाइम पे क्या हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और मैंने बताया आपको रेलवे है। उसके बाद कौन था, कैनिंग। कैनिंग के टाइम में 1857 की रिवॉल्ट हुई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिटन के टाइम में एक ही चीज बताई, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था। वेलेस्ली की एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद मैंने आपको कर्जन याद रखने के लिए बोला, उसके टाइम में बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 वाला। माउंटबेटन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब कौन था वाइसरॉय, तो जो है हमें याद रखना माउंटबेटन, या पहले गवर्नर जनरल बोलो, लास्ट गवर्नर जनरल बोलो, या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ। ध्यान से सुनो इस चीज को, मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन होती है। देखो एग्जाम में आपको अगर पूछे
पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये पूछेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, आपने याद रखना है वेरन हेस्टिंग, कौन था, वेरन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। अब ये बेसिकली कब हुआ था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसमें ये बोला गया था जो बंगाल का जो होगा गवर्नर उसके अंडर ही आएंगे मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट गवर्नर बंगाल, तो वो कौन थे, वेरन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद एक एक्ट आता है 1833 में, उसमें ये बोला जाता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, अब उसको गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको बोलेगा एग्जाम में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक, कौन था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक एग्जाम में लिखा होगा, तो विलियम बेंटिक जो था वो पहला गवर्नर जनरल था, कहां का, इंडिया का। अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वेरन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद जब 1857 का रिवॉल्ट होता है ना, उसके बाद क्या करता है, एक 1858 में एक्ट आता है, उसमें यह बोला जाता है कि अब गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं है, अब पोस्ट है वाइसरॉय की। तो पहला वाइसरॉय कौन आएगा, तो देखो ये कैनिंग के टाइम में हुआ था, तो कैनिंग को ही बोला जाता है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, कैनिंग। उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद होता है, उस टाइम में कौन थे वाइसरॉय, माउंटबेटन। बट जब आजाद हो जाता है उसके बाद तो वाइसरॉय की सीट ही खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है माउंटबेटन को क्या बोला जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल भी रह चुका है और वाइसरॉय भी रह चुका है। कर्जन जो है, ये कैनिंग जो है, ये भी वाइसरॉय भी रह चुका है और ये गवर्नर जनरल भी रह चुका है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला गवर्नर बंगाल का पूछे वेरन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल इंडिया का पूछे विलियम बेंटिक, वाइसरॉय पहला इंडिया का पूछे कैनिंग है। तो ये तीन चीजें तो बिल्कुल भी मत भूलना, आप इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक तुगलुकनामा। तुगलुकनामा जो बुक है वो किसने लिखी है, आपने बताना, ठीक है। अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी, अल बरूनी, मिनहाज उस सिराज। तो किसने लिखी है बुक बेसिकली तुगलुकनामा, हमें ये बताना है। देखो तुगलुकनामा बुक वाज रिटन बाय अमीर खुसरो। तो पहले खुद ट्राई किया करो क्वेश्चन का, इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बुक लिखी है तुगलुकनामा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछता है, अमीर खुसरो को एक टाइटल दिया गया है, दैट इज पैरेट ऑफ इंडिया, ठीक है। पैरेट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को बोला जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद करने वाला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपने यहां पर याद रखना अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो को एक तो पैरेट ऑफ इंडिया बोला, दूसरा इन्होंने गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग लाया था इंडियन कॉन्टिनेंट में। तो गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग अगर इंडियन कॉन्टिनेंट में किसने लाया है पूछे, तो वो किसने लाया है, वो अमीर खुसरो ने लाया। ये दो फैक्ट्स आपने अमीर खुसरो के बारे में याद रखने, ठीक है। ये तो आ गया तुगलुकनामा। अब देखो जैसे मुगल्स थे ना, मुगल्स के टाइम में उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती। तो एग्जाम में पूछता है, फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछेगा आपको बाबरनामा। बाबरनामा क्या है, बाबरनामा बेसिकली मुगल जो पहला एम्परर था बाबर, उसकी क्या है ऑटोबायोग्राफी। बाबरनामा इसका दूसरा नाम है तुजूक बाबरी, तुजूक के बाबरी। तो ये क्या है बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है किसकी, बाबर की। ये किसने लिखी है, बाबर ने खुद लिखी है। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो है बाबर ने खुद लिखी है, इसका नाम है बाबरनामा या तुजूके बाबरी। तो एग्जाम में पूछे तुजूके बाबरी किसने लिखी है, तो बाबर ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मुगल रूलर, सबसे बड़ा मुगल रूलर कौन था, अकबर। अगर पूछे आपको अकबर की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है, पहले तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है अकबरनामा, ठीक है। किसने लिखी है, अबुल फजल ने। किसने लिखी है, अबुल फजल ने। बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पूछता है। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखी है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, अकबर के बाप का क्या नाम था, हुमायूं। तो हुमायूं नामा बेसिकली जो है वो किसने लिखी है, एग्जाम में पूछता है। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी है, गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम कौन थे, ये गुलबदन बेगम इसकी सिस्टर हैं, किसकी, हुमायूं की सिस्टर का नाम है गुलबदन बेगम, ठीक है। याद रखना गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है, हुमायूं नामा, ठीक है। बेसिकली हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा, किसने लिखी है, उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। टू सिंपल था, तुगलुकनामा अमीर खुसरो, उसके बाद हमने देखा तुजूके बाबरी बाबरनामा बाबर द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की लोधी डायनेस्टी जो थी उसके लास्ट रूलर कौन थे, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इसलिए जाने के लोधीज को हरा के मुगल्स इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, बाबर ने इंडिया में इस्टेब्लिश किया था अंपायर। तो कौन थे लास्ट रूलर लोधी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी,
बर्बाक शाह या बहलोल लोदी? तो कौन थे सबसे लास्ट रूलर लोदी डायनेस्टी के? तो सबसे लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम लोदी आपने सुना होगा, बैटल ऑफ पानीपत अपने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था, जो 3 बैटल हुई है पानीपत की, उस लेक्चर को जाके आप देख सकते हो। तो जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की, कब हुई थी? 1526 में। इसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी ऑफ द लोदी डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय बाबर। बाबर ने इसको हराया था और बेसिकली मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। तो मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में कौन सी बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये तो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? ठीक है, ये जो लोदी डायनेस्टी थी बेसिकली अफगान की डायनेस्टी थी। तो ये बेसिकली अगर आपको ये पूछे एग्जाम में कि लोदी डायनेस्टी को फाउंड, देखो अगर पूछे मुगल्स को फाउंड किसने करा था इंडिया में, मुगल एम्पायर को, तो बाबर। तो अगर लोदी डायनेस्टी का फाउंडर पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी, ये जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ये फाउंडर हैं लोदी डायनेस्टी के। बट लास्ट लोदी रूलर कौन थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लोदी रूलर इब्राहिम लोदी, इनको हराया था बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में। इतना आपने याद रखना है, कब हुई थी? 1526 में। बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ हरप्पन सिटी? इनमें से कौन सी हरप्पन सिटी नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली के पास पुरानी सिविलाइजेशन थी ना 2500 बीसी के अराउंड, उसकी बात हो रही है। तो बेसिकली पूछा है इनमें से कौन सी हरप्पन साइड नहीं है? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, सुक्तोगा। तो कौन सी इसमें से नहीं है? देखो इनमें से अगर मैं आपको बात करूं तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। बट याद रखना इनमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ जो है बेसिकली हड़प्पन साइट नहीं है। ये क्या है? ये बेसिकली ये हमारे पास नियोलिथिक साइट है। कौन सी साइट है? नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट है, तो ये आपने याद रखना, नियोलिथिक साइट है। तो मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट है। मेहरगढ़ इज नॉट अ हड़प्पन सिटी, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? अब रट लो थोड़ा एग्जाम के लिए, मे भी पूछ ले, ठीक है? इतना इन डीप नहीं जाना आपने इंडस वैली में, बट पूछ भी सकता है। तो आपने याद रखना हड़प्पन सिटी कौन सी है? लोथल भी है, धोलावीरा भी है, सुक्तोको भी है। लोथल जो हमारी गुजरात में आ जाती है, ठीक है, लोथल गुजरात में है। धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा भी गुजरात में है। सुक्तोको जो है ये पाकिस्तान में है एट प्रेजेंट, ठीक है, पाकिस्तान में है। इसको छोड़ के और कौन सी जगह है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती थी? फॉर एग्जांपल कालीबंगन आती थी। कालीबंगन इज इन राजस्थान, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, कालीबंगन राजस्थान। बनावली थी, बनावली पूछता है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है, बनावली हरियाणा में। रोपर पूछता है, पंजाब में। रोपर कहाँ पर है? पंजाब में। तो इतना आप याद कर लो, ये भी सफिशियंट है। तो पंजाब में, ठीक है। लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, सुक्तोको ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, और रोपर कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, किस लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, उसका रीजन था आपको 2 चीजें बताना। सबसे पहली बात, अगर आपको पूछे कोई, देखो सबसे पहली बात, जो ये हड़प्पन साइट्स थी ना, इसको एक्सकवेट, जो ब्रीफली एक्सकवेट किया था ना, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने करा था। किसने करा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ध्यान से इस डिफरेंस को समझना। सबसे पहली बार अगर आपको कोई पूछे हड़प्पन साइट जो थी उसको एक्सकवेट किसने करा था ब्रीफली, तो अलेक्जेंडर कनिंघम पे आप मार्क करोगे। 1872-73 के टाइम पे थी। बट इसको कोई, इससे एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी बट डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर आपको कोई पूछे कि पहली बार हड़प्पन साइट को डिस्कवर किसने करा था, हड़प्पन साइट को डिस्कवर किसने करा था, तो पहली बार हड़प्पन की बात करूं, हड़प्पन साइट को डिस्कवर करने वालों का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो है, इन्होंने पहली बार डिस्कवर करा था हड़प्पन साइट को 1921 में, ठीक है। तो आपको पता है ना, 2 मेजर साइट थी इंडस वैली की, एक तो हड़प्पन, दूसरी थी मोहनजोदारो। अब एग्जाम में हड़प्पन भी पूछता है और मोहनजोदारो पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एसएससी बैंक में तो हर साल आया होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा हड़प्पन को किसने डिस्कवर करा था, तो दयाराम साहनी ने करा था। मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर करा था? आर.डी. बनर्जी ने करा था। किसने करा था? आर.डी. बनर्जी ने करा था। तो ये भी आपने याद रखना, बनर्जी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी, BNERJ बनर्जी ने करा था 1922 में। तो ये 3 चीजें आपने फैक्ट याद रखने इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला फैक्ट क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सकवेट करा था 1872-73 में। बट अगर डिस्कवरी की बात करें तो पहली बार जो हड़प्पन साइट को डिस्कवर करा था वो दयाराम साहनी ने करा था 1921 में, और मोहनजोदारो को आर.डी. बनर्जी ने करा था 1922 में। ये 2 फैक्ट आपने बिल्कुल भी नहीं बोलने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो अब आपको सपोज करो, मेरी बात ये ध्यान से सुनना, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बहुत सारा पोर्शन ऐसा लग रहा हो जो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, मुझे पता है नहीं आने वाले, फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा आएंगे। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना यहाँ पर, वो एक बार देख लो। मे बी ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पूछना हुआ तो यहाँ से पूछेगा।
तो आप जल्दी प्रिपेयर कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि आपका बहुत फियर है इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को लेकर, मैं वो फियर खत्म करना चाहता हूँ, जस्ट इसीलिए मैंने ये लेक्चर लाया। ऑल्दो इंडियन हिस्ट्री बहुत डीप है, कितना पढ़ लोगे आप, बहुत डीप है, इतना जल्दी ये कवर होने वाला नहीं है, बट जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम में पूछा जाता है वो हम कवर करेंगे। ज्यादा फोकस आप फ्रीडम स्ट्रगल पे देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो यहाँ पर बात हो रही है बुलंद दरवाजा की, ठीक है, बुलंद दरवाजा की बात हो रही है कि बुलंद दरवाजा को किसने बनाया, ठीक है, हुमायूं ने बनाया है, अकबर ने बनाया है, बाबर ने बनाया, औरंगजेब। देखो ये तो आपका कल्चर हेरिटेज का भी पार्ट हो गया। तो बुलंद दरवाजा ये इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाजा को किसने बनाया, बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनाया, ठीक है। बुलंद दरवाजा को किसने बनाया, बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनाया, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा भी किसने बनाया था, हुमायूं टॉम। देखो हुमायूं की डेथ में जहां पर उसको एलिमिनेट करते हैं, जो करते हैं लास्ट राइट करते हैं वहां पर, उसके ऊपर एक टॉम बनाते हैं बेसिकली। तो हुमायूं का टॉम भी किसने बनाया, अकबर ने बनाया। ये दो चीजें तो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अकबर ने और क्या बनाया, इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद फोर्ट जो है अगर आपको पूछे किसने बनाया, ये याद कर लो। एक आर्किटेक्चर वाली वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, ठीक है, कल्चर ऑफ इंडिया वाली, कल्चर वाली प्लेलिस्ट खोलना, हेरिटेज एंड कल्चर वाली, वहां पर आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, उसको जरूर देख के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में कल्चर हेरिटेज स्पेसिफिकली मेंशन है, इंडियन हिस्ट्री में भी आता है और अलग से भी दिया हुआ है, तो उन वीडियो को जरूर देख के जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, कल्चर वाली प्लेलिस्ट। इलाहाबाद फोर्ट भी अकबर ने बनाया, हुमायूं टॉम भी अकबर ने बनाया। आगरा फोर्ट को पूछे, आगरा फोर्ट भी अकबर ने बनाया। फतेहपुर सिकरी, इसने एक सिटी बनाई थी फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी जो सिटी है वो भी किसने बनाई है, अकबर ने। ये तीन चार चीजें अकबर की याद कर लो, हुमायूं टॉम, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, ये तो बिल्कुल मत भूलना, ये सारे किसने बनाए, हुमायूं ने बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं मुगल्स की बात करूँ ना, मुगल्स आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा किसने बनाया हुआ है, शाहजहां ने। सबसे ज्यादा किसने बनाया हुआ है, शाहजहां ने। तो शाहजहां के कुछ इंपॉर्टेंट देख लो, शाहजहां के टाइम में क्या बना। सबसे पहली बात, एक तो ताजमहल सबको पता है, ताजमहल कहाँ बना है, आगरा में, ताजमहल। और आगरा में एक और चीज बनी है, आगरा में एक बनी है मोती मस्जिद, कहां पर है, आगरा में। ये दो तो आपने याद रखनी है, ये किसने बनाई है, शाहजहां ने। मोती मस्जिद को एग्जाम में पर्ल मॉस्क भी बोल सकते हैं, पर्ल होता है ना मोती, तो मोती मस्जिद या पर्ल मॉस्क बोलो, तो वो किसने बनाए हैं, शाहजहां ने बनाए, ठीक है। दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, वो भी शाहजहां ने बनाया, और जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, वो भी शाहजहां ने बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो चार बहुत इंपॉर्टेंट है जो शाहजहां ने बनाए, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में आ जाता है। बाकी वो लेक्चर देख लें, उधर कवर हो जाएगा। ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया, मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनाई है। उसके बाद रेड फोर्ट की बात करें, ये भी उसने बनाया, और जामा मस्जिद जो है वो भी किसने बनाई हुई है, शाहजहां ने बनाई है। तो इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया। तो महमूद गजनी ने, आपको पता है, इंडिया के ऊपर इन्वेजन किया है बहुत बार, तो हमें बताना है कितनी बार उसने रेड करा है इंडिया पे। 5 बार करा, 15 बार करा, 17 बार करा, या 7 बार करा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गजनी ने इन्वेड करा, गजनी के इन्वेड करने के बाद हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन वीक हो गया, उसके बाद गौरी इंडिया में आ गया, और गौरी के इंडिया में आने के बाद जो है बेसिकली दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद में मुगल्स आए थे, तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न से इंडिया की तरफ एंट्रेंस हुआ था। तो महमूद गजनी ने कितनी बार इंडिया को इन्वेड करा था, ये चीज आपने बताया, तो कितनी बार करा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 17 बार करा था। 1000 से स्टार्ट किया था इसने, 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार इसने इन्वेड करा था, जिसमें सबसे बड़ी इन्वेड इसकी मानी जाती है जब इसने सोमनाथ टेम्पल पे करा था इन्वेजन ऑफ 1025। तो 1025 की जो इसकी इन्वेजन थी ना, जो कहां पर थी इन्वेजन, 1025 वाली इन्वेजन थी इसकी, जो सोमनाथ टेम्पल थी, उसको सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेजन इसकी मानी जाती है। ये पॉइंट आपने याद है। और इंपॉर्टेंट, महमूद गजनी के टाइम पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखना है, अल बरूनी को याद करो। अल बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे अल बरूनी। अल बरूनी का, अल बरूनी जो है बेसिकली, इन्होंने पहली बार, इनकी बुक पूछता है एग्जाम में, कौन सी है, किताबे हिंद। तो किताबे हिंद बुक जो है वो किसने लिखी है, किताब अल हिंद बुक किसने लिखी है, किताब अल हिंद बुक लिखी है अल बरूनी। बेसिकली अल बरूनी जो है, इनको किसने भेजा था, ये सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने भेजा था, ताकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट रख सके। तो ये चीज़ याद रखना। तो अल बरूनी किसके साथ एसोसिएटेड है, महमूद गजनी के साथ। इन्होंने ही बुक लिखी है किताब अल हिंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि किताब अल हिंद बुक किसने लिखी है, तो किताब अल हिंद बुक लिखी है महमूद गजनी ने, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था रिसेंट ट्रेंड, जेकेएसएसबी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा कि इसका कोर्ट पॉइंट कौन है। अगर आपको भी टाइम मिले तो बाकी भी देख जाना, इस राजा का कोर्ट पॉइंट कौन है, इसका कोर्ट पॉइंट कौन है, या इस डायनेस्टी को किसने फाउंड करा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज याद करना।
हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के मतलब गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हैं समुद्रगुप्ता, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो बेसिकली समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट कौन थे, हमें ये बताना है। बाणभट्ट, हरिसेन, चांदबरदाई और भुवाबाती। तो कौन थे बेसिकली जो कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के, हमें ये बताना। तो समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट का नाम था हरिसेन। तो हरिसेन वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें दो चीजें आपने याद रखनी। पहली बात, किसका कोर्ट पोइट कौन था, जैसे समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोइट कौन था, हरिसेन। दूसरा, हरिसेन ने कुछ इंपॉर्टेंट किया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज जो है अलाहाबाद, ध्यान से सुनो, अलाहाबाद जो पिलर है ना, ये गुप्ताज भी क्या करते हैं, मौर्य जैसे पिलर्स पे लिखते थे ना, गुप्ताज भी पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, आपको कोई पूछेगा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में लिखा हो, बेसिकली समुद्रगुप्ता की बढ़ाई की हुई है कि समुद्रगुप्ता ने इस रीजन को हराया, समुद्रगुप्ता इतने अच्छे राजा हैं, काइंड ऑफ। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है। किसने लिखा है, हरिसेन ने। इस अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को एक और नाम से बोलते हैं प्रयाग, क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशिष्टि। प्रयाग प्रशिष्टि। जब मैंने आपको कल परसों लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि प्रयाग प्रशिष्टि किसने लिखी है, तो आपने बोला था हरिसेन। तो बेसिकली यही बात हो रही है। तो प्रयाग प्रशिष्टि बेसिकली क्या है, इलाहाबाद पिलर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है, इसको किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। ये बेसिकली किसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बारे में बताया हुआ है। तो हरिसेन जो है बेसिकली किसके कोर्ट पोइट है, समुद्रगुप्ता के बारे में। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी इन्होंने लिखी हुई है। तो ये कुछ चीजें आपने समुद्रगुप्ता के टाइम में कोर्ट पोइट के बारे में याद रखनी, ठीक है। बाणाभट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धना के टाइम, हर्षा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना जो है उन के साथ जो है बेसिकली उनके कोर्ट पॉइंट कौन थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट का नाम याद रखना, बाणभट्ट कोर्ट पॉइंट थे हर्षवर्धन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। चांदबरदाई, भाई ये भी पूछता है, चांदबरदाई क्यों पूछता है, बहुत जब मैं नाम लिखूंगा आपको पता है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के साथ जिनकी लड़ाई हुई थी ना, चौहान, जिसके बाद इंडियन में मुस्लिम रूल आया था। तो मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो थे वो किसके कोर्ट, उनके कोर्ट पॉइंट कौन थे, चांदबरदाई। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। भूबाती, ये भी देख लो, ये भी एग्जाम में पूछता है। ये एक किंग थे कन्नौज के, जिनका नाम था यशोवर्मन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यशोवर्मन जो है किंग ऑफ कन्नौज, किंग ऑफ कन्नौज जो है यशोवर्मन जो है उनके कोर्ट पॉइंट। आप बोलोगे सर बोल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने ये लेक्चर में लाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑल्दो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है ना, इंडियन हिस्ट्री लिख दिया, उसमें एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है, आर्ट एंड कल्चर, बहुत कुछ आता है। फ्रीडम स्ट्रगल तो ऑल्दो अलग रखो, बाकी और भी बहुत कुछ है। तो इसलिए जो जो चीज मैं ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन के कोर्ट पॉइंट है, ये याद रखना है। हरिसेन समुद्रगुप्ता के कोर्ट पॉइंट है, याद रखना है। चांदबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के, याद रखना है। भूबाती यशोवर्मन के, याद रखना है। इससे भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके कोर्ट पॉइंट है, ये तो मतलब पी जाओ इसको। रवि कीर्ति किसके पॉइंट है, एक चालुक्य डायनेस्टी थी साउदर्न इंडिया में, उसके एक रूलर हैं पुलक्षिन सेकंड, पुलक्षिन सेकंड। इसके बेसिकली कौन है कोर्ट पॉइंट, रवि कीर्ति। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है पुलक्षिन सेकंड, बताऊं। पुलक्षिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था पुलक्षिन सेकंड ने। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना पुलक्षिन सेकंड के जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम था रवि कीर्ति। इन्होंने ही ए होल इंस्क्रिप्शन लिखी है, ए होल इंस्क्रिप्शन। अगर कोई पूछे ए होल इंस्क्रिप्शन किसके रिलेटेड है, तो बेसिकली चालुक्य के रिलेटेड है, और किसने लिखी है, रवि कीर्ति ने लिखी है। बस इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका तो नाम आपने सुना होगा, कालिदास। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल बोल के कितने लिखोगे, बस लास्ट लिख लो, कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट। कालिदास की बात करें, कालिदास को पूछता है कि एग्जाम में किसके टाइम पे थे, कालिदास किसके टाइम पे थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे थे। चंद्रगुप्त वन नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको क्या बोलते थे, विक्रमादित्य, 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 ठीक है। जिस चीज को मैं 2-3 बार बोल दूं ना, वो समझ लो उसमें वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त सेकंड याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में चंद्रगुप्त वन भी देगा आपको, तब वहां पर कंफ्यूज मत होना। ये नहीं बोलना सर ने चंद्रगुप्त बोला था, सर ने चंद्रगुप्त टू बोला था, ठीक है। तो कालिदास, चंद्रगुप्त टू। तो हमने एक बार रिवाइज करवा दूं जल्दी जल्दी में, रवि कीर्ति पुलक्षिन सेकंड के टाइम में, चालुक्य डायनेस्टी। भूबाती जो हमारे यशोवर्मन थे कन्नौज के, उनके टाइम में। कालिदास, चंद्रगुप्त सेकंड बता दिया। चांदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के टाइम। बाणभट्ट किसके टाइम पे थे, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के टाइम में। और ये तो हमने देख ही लिया, समुद्रगुप्ता के टाइम में हरिसेन थे। सर समझ आ गया, आप बस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकार ऑफ द जैन। तो पहले तीर्थंकार कौन थे जैन के, भाई ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मैंने जैनिज्म वाला आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ाया, जब तो मैं पानी पीता इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर मार्क करा होगा। देखो कितनी बार आपको उस दिन जैनिज्म वाला टॉपिक पढ़ाया था अच्छे से। पहले तीर्थंकार, मैंने आपको बोला था जैनिज्म में 24 तीर्थंकार हुए हैं, ठीक है।
जो 24th लास्ट वाले थे उन्होंने बेसिकली जैनिज्म सेक्ट को स्टार्ट करा, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी की बात है। बट जो पहले तीर्थंकार थे ना जैन्स के, वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थंकार वाज ऋषभदेव, ठीक है। उसका मैंने आपको बोला था जो इंपॉर्टेंट याद रखने, 23 वाले याद रखो, पार्श्वनाथ। 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। ये आरिष्ट थे, नेमी जो थे 22nd थे, बट इतना याद नहीं रखना। पार्श्वनाथ 23rd थे, ये याद करो। ऋषभदेव जो थे ये फर्स्ट थे, और सबसे इंपॉर्टेंट 24 जो थे वो थे वर्धमान महावीरा, जिनको महावीरा बोलते हैं। तो महावीरा ने ही बेसिकली जैनिज्म को स्टार्ट करा था, ठीक है। जैनिज्म के साथ कौन से इंपॉर्टेंट, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जैनिज्म के साथ कौन सी एक रूलर थे इंपॉर्टेंट? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली जैनिज्म को अडॉप्ट करा था, ये पॉइंट आपने याद रखना है। बुद्धिज्म को किसने अडॉप्ट करा था? अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दो, चंद्रगुप्त मौर्य ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा, जैनिज्म को अडॉप्ट करा था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चंद्रगुप्त ने जो जैनिज्म अडॉप्ट करा था, लास्ट में इनमें होती है सलनेखना। सलनेखना होता है जब अपनी बॉडी को स्टार्व करके, मतलब आप भूखे रह के अपनी बॉडी को मतलब छोड़ देते हो, मतलब आपकी डेथ हो जाती है, आप खुद को भूखा रखते हो, ये होता है जैनिज्म में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सलनेखला किसके अंडर किया था, मतलब किस मॉन्क के अंडर किया था, या मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओगे, और ये आपके एग्जाम में रेप्लिकेट होगा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली सलनेखला किसके अंडर करा था, ठीक है। बुद्धिज्म में कौन से रूलर थे? अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। इसमें क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए तो यही चीज है। तो पाला डायनेस्टी की बात करें, पाला जो है इसको फाउंड किसने करा था? धर्मपाल ने, महिपाल ने, गोपाल ने, रामपाल में। अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपको हिस्ट्री ऐसी सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल पढ़ाता, आपको मतलब ये याद हो जाते सारी, कौन सी डायनेस्टी पहले आई, फिर कौन सी आई, फिर ये सारे याद हो जाते। तो बेसिकली पाला डायनेस्टी 1100 के टाइम के थी ये। तो इसमें इसको फाउंड करा था गोपाला ने। किसने फाउंड करा था? गोपाला ने। ये याद रखना, पाला डायनेस्टी को फाउंड करने किसने फाउंड करा था? गोपाला ने। अब एक नोटबुक लो और अपना पेन लो और इसको लिखो जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। देखो सबसे पहली बात, अगर आपको पूछे सबसे पहली डायनेस्टी जो महाजनपदाज आए थे उसमें आई थी हर्यांक डायनेस्टी। कौन सी आई थी? हर्यांक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यांक डायनेस्टी। सबसे पहले आपको पूछेगा हर्यांक डायनेस्टी को किसने बनाया था? हर्यांक डायनेस्टी को बनाया था बिंबिसार ने। किसने बनाया था? बिंबिसारा ने। तो बिंबिसारा जो थे उन्होंने बनाया था हर्यांक डायनेस्टी, ठीक है। इसके आगे बेटे अजातशत्रु, फिर आगे उनके बेटे जो है, ऐसे चला था, ठीक है। तो बेसिकली हर्यांक डायनेस्टी को किसने फाउंड करा था? बिंबिसार ने फाउंड करा था, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको ये एग्जाम में पूछेगा कि शिशुनाग डायनेस्टी इसको किसने फाउंड करा था? तो शिशुनाग डायनेस्टी को शिशुनाग ने फाउंड करा था। तो शिशुनाग डायनेस्टी को शिशुनाग ने फाउंड करा था, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके बाद आ जाती है नंदा डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा डायनेस्टी को किसने फाउंड करा था? महापद्मा नंदा ने। किसने फाउंड करा था? महापद्मा नंदा, ठीक है, इन्होंने फाउंड करा। लास्ट में धनानंद थे जो इतने एफिशिएंट नहीं थे, तो फिर मौर्यास खड़े हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी आपकी? मौर्य डायनेस्टी। कौन सी आई थी? मौर्य डायनेस्टी, जिसको फाउंड किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने फाउंड करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये आपको पता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के अंडर स्टडी करके इसको करा था कैप्चर। तो हर्यांक डायनेस्टी को पूछे तो बिंबिसार फाउंडर है, शिशुनाग का डायनेस्टी के शिशुनाग ही है, नंदा के महापद्मा नंदा याद कर लो, ठीक है। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट है, एक आपको पूछेगा शिशुनाग, इसने बेसिकली एक पूछेगा आपको, शिशुनाग वाली होगी, एक पूछेगा शुंग डायनेस्टी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। शुंग डायनेस्टी को किसने फाउंड करा? तो शुंग डायनेस्टी को फाउंड करा था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करा था? पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड करा था। कौन सी डायनेस्टी को? शुंग डायनेस्टी को फाउंड करने वाले कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारी है कन्वा डायनेस्टी। तो कन्वा डायनेस्टी को फाउंड करा था वसुदेवा ने। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कन्वा डायनेस्टी वसुदेवा, ठीक है। जो लिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा। सातवाहनाज को फाउंड करा था सिमुका ने। यार यही वो टॉपिक है जो रटने होते हैं, इनको लिख लो। और जो टाइम मैंने आपको उस स्ट्रैटेजी में बताया था ना, 1 घंटा रखो, तो इनको रटो कि सातवाहनाज को किसने फाउंड करा था? सिमुका ने। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके चोलास, ठीक है। चोलास की बात करें, चोलास को किसने फाउंड करा था? विजयाला ने चोला को फाउंड करा था, ये याद रखना, ठीक है। चोला को किसने फाउंड करा था? विजयाला ने। और अगर मैं चालुक्य डायनेस्टी की बात करूं, चालुक्य का फाउंड करा था पुलकेशिन वन ने चालुक्य को फाउंड करा। पुलकेशी वन ने चालुक्य को फाउंड करा। ये इतने याद करो। ऐसे तो पल्लवाज भी हैं, जैसे चेरास को वानवरम ने फाउंड करा था, पल्लवाज को बप्पादेवा ने फाउंड करा था। तो इतना नहीं जाना है। और एक और इंपॉर्टेंट है शाका डायनेस्टी जो है, जिसको इंडो सिंथियन भी बोलते हैं, शाकाज, उनको
को किसने फाउंड करा था? मोगा याद कर, मोस्ट एलियस मोगा, बट मोगा से याद कर, तो मोगाज ने शाकाज को फाउंड करा था। ठीक है, इतना भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आपके नंदा डायनेस्टी महापद्मानंद, एक हरियांग डायनेस्टी बिंबिसार, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य वो तो याद रहेंगे। उसके बाद शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग, कन्वा के वसुदेवा, सातवाहन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिमुका, चोला के विजयला, ये तो मतलब वो चालुक्य के पुलक्षिन, ये तो बिल्कुल आपको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप सिंपल क्वेश्चन जो रहेंगे वो जल्दी हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं हु रोट द हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? सर आपने पहले ही पढ़ा दिया, हुमायूं ने तो नहीं लिखा है, अकबर ने भी नहीं लिखा है, बाबर ने भी नहीं लिखा है, गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सिस्टर है उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। सर हमें समझ आ गया, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच मौर्यन रूलर, कौन सा मौर्यन रूलर है जो फॉलोअर बन गए थे बुद्धिज्म के? विच मौर्यन रूलर बिकम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो कौन से मौर्यन रूलर जो थे बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए थे, कौन थे वो? अशोका। बता दिया ना मैंने आपको, अशोका जो है वही बने थे बेसिकली बुद्धिज्म के फॉलोअर। ठीक है, बुद्धिज्म को स्टार्ट किसने करा था? गौतम बुद्धा ने। ठीक है, बुद्धिज्म की जो बुक्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? पाली में। जैनिज्म की बुक मैक्सिमम किस में लिखी जाती थी? प्राकृत में। ये दो याद रखना, बुद्धिज्म की पाली में लिखी जाती थी, जैनिज्म की प्राकृत में लिखी जाती थी। ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं भूलने वाला। उसके बाद अगर मैं बात करें समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग, नाम से ही पता चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इनको? नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वॉर्स जीती थी, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, बृहद्रथ की बात करें, ये जो मौर्यन डायनेस्टी थे उसके लास्ट रूलर थे, इनको हराया था किसने? ध्यान से सुनो, मौर्यन रूलर के लास्ट थे, इनको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, फिर शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, कुछ ऐसा था। तो बृहद्रथ जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, चंद्रगुप्त वन ये कौन सी डायनेस्टी है? गुप्ता डायनेस्टी। इसमें इतना याद नहीं रखना, इनको टाइटल था इनका महाराज आदिराज का, तो बस उसको मतलब इतना नहीं रखो, बट इतना याद रखो, अगर एग्जाम में पूछे ना किसका ये टाइटल था, महाराज आदिराज ये वो, तो ये गुप्ताज के टाइटल थे। गुप्ताज अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना। बट आपको यहाँ पर सिंपली इस क्वेश्चन में ये पूछा था बुद्धिज्म के फॉलोअर कौन थे? अशोका थे। तो बुद्धिज्म के फॉलोअर कौन थे? अशोका थे, ये पॉइंट आपने याद रखना। अशोका पैसिफिक रूलर थे, इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत फैलाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है हरिहर एंड बुक्का ने कौन से जो एम्पायर है उसको फाउंड करा था, हमें ये बताना है। कुषाण एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, चेरा एम्पायर या मराठा एम्पायर? तो कौन से एम्पायर को बेसिकली इस्टेब्लिश करा था हरिहर एंड बुक्का ने? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को किसने इस्टेब्लिश करा था? हरिहर ने, बुक्का ने। ये चीज याद रखना, ये बेसिकली कर्नाटका वाले रीजन में था हमारा विजयनगर एम्पायर, तो ये याद रखोगे। कुशाना एम्पायर आपको पता है कनिष्क भी इसी से बिलोंग करते हैं, कुशाना डायनेस्टी भी बोले, इसको फाउंड करता है कैडफिसिस ने। कैडफिसिस, कैडफिसिस, के कैडफिस बोलते हैं, के कैडफिस, के स्टैंड्स फॉर कुजूला, के कैडफिस ने फाउंड करता हमारे कुशाना एम्पायर को, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो और मराठा तो आपको पता ही है, 17वीं सेंचुरी के टाइम में ये मराठा रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकम अ कैपिटल? कौन से रूलर्स के टाइम में दिल्ली सबसे पहली कैपिटल बनी? दिल्ली सबसे पहली बार किस रूलर की कैपिटल बनी थी? ठीक है, चौहान साहब अजमेर, तोमर राजपूत जो थे इल्तुतमिश डायनेस्टी के, खिलजी डायनेस्टी के, तो किसके टाइम में दिल्ली सबसे पहले? यार ये तो बाद में आए थे ना इस दिल्ली सुल्तनत वाले, उनके टाइम में तो दिल्ली थी, बट उससे पहले ही दिल्ली किसी की कैपिटल थी। तो कौन से बेसिकली थे? तो ऑप्शन ए बी में से एक है, तो तोमर राजपूत के टाइम में दिल्ली पहली बार कैपिटल। इन तोमर्स को ही बेसिकली, तोमर राजपूत को ये हराया था किसने? चौहान्स ने। चौहान्स ने हराया, ध्यान से समझो यार, यहाँ से हिस्ट्री समझ आ जाएगी। तोमर राजपूत थे, दिल्ली कैपिटल थे, इनको चौहान ऑफ अजमेर ने हराया था, तो बेसिकली फिर चौहान्स की डायनेस्टी है, इसी से बिलोंग करते थे हमारे कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इन्हीं से बिलोंग करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ही गौरी इंडिया में आया था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहली बार पृथ्वीराज चौहान के साथ 1192 में लड़ाई करी थी, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ तरेन। ठीक है, बैटल ऑफ तरेन, पहली बैटल ऑफ तरेन में ये जो मोहम्मद गौरी था ये हार गया था, बट 1191 में हुई थी पहली वाली, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 में हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें मोहम्मद गौरी हार गया। बट सेकंड हुई 1192 में, इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए और दिल्ली किसके अंडर चलेगी? मोहम्मद गौरी के अंदर, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। ये स्टोरी आपको थोड़ी पता होनी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट रूलर्स आए थे। ठीक है, मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। आपको एग्जाम में देखो यहाँ से हमने क्या सीखा है, लेक्चर में क्या पढ़ना है, बेसिकली यही चीज तो पढ़नी है। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि कौन सी बैटल थी जिस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हारे थे भाई मोहम्मद गौरी, तो कौन सी बैटल थी? 1192 बेसिकली बैटल ऑफ तरेन की, तो ये याद रखो। जैसे बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट किसके बीच हुई थी बताया, सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया, तो इस तरह से आपने चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। जो साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर करके वीडियो आगे स्किप करके मत चला करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
द सेकेंड बैटल ऑफ, अगर हम तरेन की सेकंड बैटल की बात करें, वो किस किस के बीच में फाउट हुई थी? अलेक्जेंडर एंड पोरस, जयचंद एंड मोहम्मद गौरी, अकबर एंड हिमू, और मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तो ये हुई थी किसके बीच में? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। बैटल ऑफ तरेन जो है सेकंड 1192 में हुई थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना एम्पायर स्टैब्लिश करा था इंडिया में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दूं। अकबर एंड हिमू के बीच में सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की। बाबर की जो लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी 1526 में। फिर 1556 में 1556 में अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी, ठीक है। बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, तो ये हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761। जो मराठास और जो अफगानिस्तान के रूलर थे, क्या नाम था उनका, भूल गया मुझे, जो भी थे, तो उनके बीच में हुई थी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है 1761 में, ठीक है। तो हिस्ट्री की डेट सबको बोलती है यार, मुझे भी भूल जाए, टेंशन मत लिया करो, एक दो बार रिवाइज करो एग्जाम में जाके। आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है, देखो पढ़ पढ़ के याद हो जाता है, बट भूल जाती हैं, अभी भी मुझे बोलती हैं। तो आपको, अगर आपने पहली बार पढ़ा तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, पहली बार कुछ याद नहीं रहता, एक दो बार सुन लोगे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है, बैठ जाती हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट? तो यार लॉर्ड बुद्धा की लाइफ में 4 जगह के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, वो मैं अभी बता देता हूं। तो कौन सी जगह में बुद्धा जी को इनलाइटनमेंट मिली थी? वैशाली में मिली थी, बोध गया में, राजगीर में, या सारनाथ में, ठीक है। तो बुद्धा जी को इनलाइटनमेंट कहां पर मिली थी? बुद्धा जी को इनलाइटन मिली थी बोध गया बिहार में। कहां पर मिली थी? बोध गया बिहार में। याद रखना आपने, बोधि ट्री के नीचे वो बैठे हुए थे, उनको इनलाइटनमेंट मिली थी। बुद्धा जी की लाइफ में आपने 3-4 जगहों के बारे में याद रखना। सबसे पहली बात, बुद्धा जी का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? बर्थ कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी इज इन नेपाल। तो कहां पर जन्म हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में बुद्धा जी का जन्म हुआ था। ये आपने याद रखना, इसमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है। 29 साल की उम्र में बुद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था, ये आपको पता है, और वो चले गए थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। उसके बाद 35 साल की उम्र में बोध गया ट्री के नीचे बैठ के बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला था। तो सेकंड प्लेस इज बोध गया बिहार, जहां पर उनको इनलाइटनमेंट मिला। उसके बाद, इसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता, उन्होंने अपना पहला सरमन जो है, जो पहला जो रिलीजियस लेक्चर था, वो कहां पर दिया था? ये पूछता है। सरनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सरनाथ में उन्होंने पहला जो है सरमन दिया था, इसलिए सरनाथ में उनका बहुत बड़ा जो है स्टूपा भी है। तो ये कहां पर है? वाराणसी के पास है। कहां पर है? नियर वाराणसी में इन्होंने क्या किया था? अपना पहला जो है वो दिया था, फर्स्ट सरमन, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट, इनकी जो डेथ है बेसिकली, वो कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। और कौन से ट्री के नीचे? साल ट्री के नीचे। साल ट्री के नीचे, कुशीनगर इन यूपी, ठीक है। बेसिकली इनका बर्थ हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, बिहार के बोध गया में इनको इनलाइटनमेंट मिली। पहला सरमन सरनाथ वाराणसी में दिया, और कुशीनगर बेसिकली जो है यूपी में, साल ट्री के अंदर नीचे बैठ के इन्होंने अपनी जो बॉडी है उसको, सोल को लेफ्ट करा, ठीक है, इस अर्थ में। और इस चीज, ये कहां पर है? कुशीनगर। तो ये 4 प्लेसेस तो आपने रट लेनी है। बर्थ लुम्बिनी नेपाल, बोध गया बिहार में इनलाइटनमेंट, उसके बाद फर्स्ट सरमन जो था सरनाथ वाराणसी में, और जो इनकी फाइनल डेथ हुई वो कहां पर हुई? कुशीनगर में हुई। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। डेथ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मोक्ष जो मिला इनको कुशीनगर में मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इट वाज अंडर द रीन ऑफ डैश दैट द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया अंडर द मुगल एम्पायर। देखो, मुगल्स के राजा आए ना सारे, उनमें से सबसे ज्यादा कौन से राजा के टाइम में, कौन से मुगल एम्पायर के टाइम में सबसे ज्यादा एरिया जो है मुगल्स के अंडर था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? देखो, अगर आपको इनकी थोड़ी हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होता है, आपको पता होता है सबसे पहले इंडिया में कौन से मुगल रूलर आए थे? बाबर आए थे, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं आए। कौन आए? हुमायूं। हुमायूं के टाइम में तो मसला चलता ही रहा, शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया, तो ये वापस रिप्लेस हुए, फिर वापस आए। तो उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। इस टाइम में थोड़ी इनकी टेरिटरीज बढ़ी। उसके बाद जहांगीर आए, ठीक है। जहांगीर के बाद कौन आए? शाहजहां। तो ये इनकी सीक्वेंस भी देख रहेगा, एग्जाम में पूछता है। शाहजहां के बड़े बेटे का नाम दारशिकोह, तो उसको हरा के औरंगजेब राजा बना, ठीक है। जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब के टाइम में मुगल रूल सबसे ज्यादा एरिया जो है कैप्चर था मुगल रूल्स के अंदर। तो इनकी सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दी, पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, देन शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो ये चीज याद रखना आपने, ये सीक्वेंस भी बिल्कुल नहीं भूलनी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट का क्या नाम था? हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट का नाम था बाणभट्ट। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसलिए बोला कि कोर्ट पोइट पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन। तुलसीदास किसके कोर्ट पोइट थे? लिखो कमेंट सेक्शन में, अभी लिखो, अभी पढ़ाया आपको, कमेंट सेक्शन में लिखो कौन से गुप्ता रूलर के टाइम पे तुलसीदास थे। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, ठीक है। तुलसीदास बताओ,
कालिदास मैंने बताया, तो मुझे तुलसीदास बताओ कौन से किसके टाइम पे थे। कालिदास मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। आप मुझे बताओ कि तुलसीदास जो है वो किसके टाइम पे थे, उनका उनका टेनवर बताओ कौन से टाइम पे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जॉर्वे कल्चर वाज अ चाल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। देखो यार, जॉर्वे साइट कहाँ पर है हमें बताना। एक चाल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कहाँ पर है? असम, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन में इतना लाइटली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें मत उलझना। अभी नियोलिथिक, इंडस वैली, इसमें अगर उलझोगे ना तो पेपर में कुछ तैयार नहीं होगा। अभी आप मेनली फोकस करो कोर्ट पोइट कौन से हैं, किसके टाइम में कौन सी डायनेस्टी किसने फाउंड करा था, या इंपॉर्टेंट रूलर हैं, किसको नेपोलियन बोलते हैं, ये वो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें देखो। बट इसमें मत घुसना, यहाँ पर घुसोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा और एट द एंड आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हिस्ट्री, इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त या अशोका। सर ये तो हमें पता है, समुद्रगुप्त वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। बट अगर आपको पूछे नेपोलियन ऑफ कश्मीर, या आपको ये पूछे समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में जेकेएसएसबी ने डाला होता है। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ललित आदित्य। अगर जम्मू कश्मीर वाले लेक्चर नहीं देखें तो वो देख लो, एक दो पीवाईक्यू के सेशन आए ना मैराथन, वो देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी। मुक्ता पिता, तो ललित आदित्य मुक्ता पिता को बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ये कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते थे? कराकोटा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कराकोटा डायनेस्टी से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा 20 क्वेश्चन की हेल्प से। जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैंने आपको बता दिया पढ़ाने का। मेरा मेन मोटो यही था कि जो बेसिकली आपको एक आइडिया लगे इंडियन हिस्ट्री के किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। अगर आपने अब देखना भी है तो इसके आगे पीछे ही देखना, ज़्यादा हिस्ट्री में मत डूब जाना, बाकी पोर्शन पे फोकस करो, क्योंकि उसमें से जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, पहले तो जम्मू कश्मीर के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो जीके के आएंगे भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आप उन पे फोकस कर सकते हो, डेमोग्राफी वगैरह, वहाँ से इजीली मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो देखो यार, सारा सिलेबस आपको यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, जाके लेक्चर देखो, सब एमसीक्यू बेस्ड मैराथन सेशन काइंड ऑफ हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास अभी तक आपने रिवाइज नहीं भी किया तब भी करोगे, मैं आपको बोलता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। तो ये हमारे OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। देखो यार, इस OMR टेस्ट को जरूर देना एक बार एग्जाम में जाने से पहले। ऑल्दो ये 1 जून से स्टार्ट हुआ था, बट आप कभी भी दे सकते हो। अभी 13 को जो 4th टेस्ट होना है 17 को, तो पहले तो इसकी तैयारी करो, ये दो, उसके बाद ये पीछे वाले भी बीच में कहीं किसी ना किसी दिन दे देना। तो OMR शीट डाउनलोड करना, प्रिंट लेना, फिर टेस्ट देना। OMR शीट भरोगे, आपका फाइनल डे एग्जाम भी OMR शीट है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किस तरह से इनरोल करना है? देखो, प्राइस की तो टेंशन मत लो, मिनिमल प्राइस है। आप इसमें क्या करना है, बेसिकली एक वीडियो मैंने कल परसों, मतलब वीडियो एक डाली है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस वीडियो में लिखा हाउ टू एनरोल फॉर द फुल लेंथ OMR बेस्ड टेस्ट। तो देखो ना, वीडियोज में जाना, वहाँ पे 5-6 दिन पहले वीडियो पड़ी है, उस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो देख के आप इनरोल कर सकते हो। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करो, वहीं पर PDF वगैरह कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग बोल रहे थे ना करंट अफेयर्स के, देखो लास्ट वीक में मैं करंट अफेयर्स लाऊंगा, जरूर लाऊंगा आपके लिए। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, इंस्टाग्राम पे ना हमारा एक हैंडल है, क्या है? अवेकनिंग क्लासेस करके। क्या हैंडल है? अवेकनिंग क्लासेस करके। ठीक है, या तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करो। वहां पर ना डेली करंट अफेयर्स पिछले 1-1.5 महीने से मेरे टीम मेंबर्स अपडेट कर रहे हैं, तो उनको देखो, जाके उन करंट अफेयर्स को पढ़ो, वहां से आपका काफ़ी और वो बेसिकली पिक्टोरियल वे में अच्छे से करंट अफेयर्स वहां पे डाले हो, तो आपको याद भी हो जाएंगे। और बाकी तो मैं लास्ट वीक में कवर करवा दूंगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंस्टाग्राम पे देखना। तो मैं वहां पर टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा एक बार इंस्टाग्राम का ग्रुप। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज योर ड्यूटी ऑन योर एंड, आपको हमारे लिए इतना करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।